नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली छावनी में 2 निःशुल्क मोबाइल डिस्पेंसरीज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजपा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं करोल बाग के जिला प्रभारी विनय रावत और जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़ भी साथ उपस्थित रहे। इस नेक पहल के लिए भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र लोहिया को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने बधाई दी। इस दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज दिल्ली कैंट विधानसभा के शंकर विहार स्थित कौशाम्बी माता मंदिर से दिल्ली कैंट विधानसभा के निवासियों के लिए समर्पित निःशुल्क मोबाइल डिस्पेंसरी का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के हर नागरिक तक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आवश्यक उपचार से वंचित न रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोबाइल डिस्पेंसरी खोल रहे हैं और दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद होता जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में आई हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और अभिनंदन रविंद्र लोहिया जी का, जिन्होंने आज ये मुहिम शुरू करी है, 2 मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू करी है। ये जन कल्याण का एक बहुत ही बढ़िया कार्य है। आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। एक तरफ अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए हैं, जहाँ पर फर्जी दवाइयाँ मिलती हैं, फर्जी पेशेंट होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर इलाज ही नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देख के आपको दवाइयाँ लिख के दे देता है। जहाँ पर ये पता चला है कि 20,000 से ज़्यादा घोस्ट पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक में बनाए गए हैं। जब कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी दिल्ली को, तब मोटे मोटे ताले लगे थे मोहल्ला क्लिनिक में। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो मोबाइल डिस्पेंसरी जैसी या एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज चला रहे हैं, निःशुल्क मोबाइल डिस्पेंसरी, ताकि लोगों तक अच्छी दवाइयाँ पहुँच सके, ताकि अच्छा इलाज पहुँच सके। इस सबके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारी प्रेरणा है। आप जानते हैं कि जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी दवाइयाँ मिलती हैं, उसी तरफ मोदी जी ने ये सुनिश्चित करा है कि जन औषधि केंद्रों में 50% से भी सस्ती, यानी 50% डिस्काउंट पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ मिलती हैं। उसी तरह आप देखें तो पूरे भारत में ज़्यादातर स्टेट्स में आयुष्मान भारत लागू है, जहाँ पर 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां 2 पक्षों के बीच हुई लड़ाई के दौरान युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पूरा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के बसंतपुर सैंतली गांव का है। पीड़ित युवती के मुताबिक वो अपने भाई के साथ जा रही थी। इसी दौरान गांव की दुकान से सामान लेने के दौरान खुले न होने पर दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान युवती के भाई के साथ मारपीट की गई। अपने भाई को बचाने आई युवती के साथ भी अश्लील हरकत की गई। मारपीट खत्म होने के बाद दोनों पक्ष स्थानीय चौकी पहुंचे, जहां एक पक्ष का मेडिकल कर दिया गया, वहीं एक पक्ष के घायल व्यक्ति का मेडिकल नहीं कराया गया, जिसके बाद से गाजियाबाद पुलिस पर पीड़ित परिवार के द्वारा पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने मामले को एक तरफ कर पीड़ित पक्ष पर एफआईआर दर्ज की है। इसी बीच इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक महिला और एक युवक से बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। युवती का दावा है कि पुलिस ने उसका फोन छीन लिया था और लड़ाई के दौरान सारे वीडियो और फोटोज को डिलीट कर दिया। इस पूरे मामले के बाद गाजिया कमिश्नरेट पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार गाजियाबाद में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पर पुलिस खामोश क्यों है। अपने ऑफिस से आ रही थी तो मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई मुझे सैंतली गेट पर लेने आ जा। जब वो मुझे लेने आया तो हम एक परचून की शॉप पर रुके घर के लिए सामान लेने के लिए, ठीक है, जिनकी शॉप का नाम है मतलब ओम प्रकाश, जिनकी शॉप है। और भाई जैसे भाई ने मुझसे बोला कि तू बाइक के पास रुक, मैं सामान लेकर आता हूँ। तो मैं बाइक के पास थी और भाई जैसे सामान लेने लगा। सामान लेने के बाद जब पैसे दिए तो खुले पैसे ना होने के बाद उन्होंने भाई के साथ गाली गलौज की और भाई ने एक थप्पड़ मार दिया। जैसे मैंने वहाँ देखा तो मैं वहाँ उसके पास गई। मैंने भाई से बोला कि भाई चल। जैसे मैंने भाई का हाथ पकड़ा तो पीछे से लोहे सरिया से मेरे भाई पर वार किया और जैसे मेरा भाई वार करने पर उसके खून वून निकलने लगा, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद 7-8 लड़के आए और छूट छुटाव जैसे भाई ने मेरा बचाव किया, जिसमें काफी 7-8 लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, अश्लील हरकतें करी और बचाव करने के चक्कर में मेरे भाई को बहुत गंभीर चोटें हैं, जिसमें उसके सर में कम से कम 7-8 इंजरीज हैं। और जब हमने वहां से अपनी कैसे करके शोर मचा के जान बचा के हम गांव के अंदर गए। जाकर हमने 112 पे फोन किया, वहां से पुलिस आई
उन्होंने भाई को कहा कि हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल की जगह वो मेरे भाई को चौकी ले गए। चौकी में अपोजिट साइड पार्टी को बिठाया हुआ था और उनकी सुन रहे थे, हमारी कुछ नहीं सुनी। हमें गाली गलौज करके चौकी से बाहर निकाल कर भाई को गाली गलौज करके जिप्सी में बिठाकर वो कहीं ले गए, जिसमें हमें नहीं पता था कि भाई को कहाँ ले गए। मैं फिर वहां से थाने गई। थाने जाकर मैंने देखा कि भाई को पता चलता है कि ITS हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जब हम वहाँ पहुंचे तो भाई को लिटाया हुआ था, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था और 7:30 से 10 बजे की टाइम हो गया था और भाई का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। वहाँ पर एक पुलिस वाले बैठे थे जिनका कवि पवार नाम है। हमने उनके हाथ जोड़े कि प्लीज मेरे भाई का ट्रीटमेंट करा दो, लेकिन उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं होने दिया और डॉक्टर ने भी पुलिस के दबाव में आकर भाई को एडमिट नहीं किया। भाई का खून बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने भाई की जैसे ही वीडियो बनाई तो पुलिस वालों ने मेरे छोटे भाई और मुझसे फोन जबरदस्ती छीना और मेरे छोटे भाई में थप्पड़ बजाए। वहां पर जैसे ही शोर शराबा हुआ, जैसे ही उन्होंने हम पर हावी हुए और मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसमें फोन वोन छीनने की, जिसमें मेरे कपड़े भी फट गए और मेरे भाई को हाथ पकड़कर वहां से ले गए। फिर हमें नहीं पता कहाँ लेकर गए। मैं दोबारा थाने से गई तो थाने में हमारी किसी ने नहीं सुनी, वहां से हमें फिर भगा दिया। और उसके बाद हमें पता चलता है कि तुम्हें एक शर्त पर अपना फोन मिलेगा जब तुम हमारे वो सारे प्रूफ्स डिलीट करोगे। तो हम वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। हमें पता चला कि भाई को सिटी हॉस्पिटल लेके गए हैं। हम वहाँ गए जिसमें पुष्पेंद्र सर, नीलेश सर और कवि पवार सर थे। उन्होंने मेरा फोन जबरदस्ती लेकर उसमें से सारे प्रूफ और एविडेंस डिलीट किए और उसके बाद भाई को भेजा और कहीं भी मेरे भाई का परमानेंट इलाज नहीं हुआ है और किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करने नहीं दे रहे। जैसे उन्होंने मेरा फोन वोन छीना था, उस छीना झपटी में मेरे कपड़े भी फट गए। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज हमारी हाथ जोड़ के कि हमारी मदद करें। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक है, मैं कैथलिक से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने रोड के सिस्टर को लेने गया था तो मैं दुकान पर सामान लेने लगा। पीछे से मेरे सर पर वार हुआ और फिर वो दुकान वाले में लिपट गए और मेरे भाई को मारा मुझे। फिर मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, मुझे उठा के ले गई। मुझे थाने में बंद कर दिया, ना मुझे ट्रीटमेंट दिलाया गया। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए बाइक में कैश सुन के और फिर मेरे घर वालों से बदतमीजी की। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। अगर हॉबी को पेशे में बदल लिया जाए तो जिंदगी नई राह पर चल पड़ती है। कुछ ऐसा ही किया है देहरादून की भूमिका चौरसिया ने, जिन्होंने अपनी हॉबी को पेशे में बदलते हुए पिछले 11 महीने में अपनी कला का एक नया आयाम स्थापित किया है। एक क्वालिफाइड आर्टिस्ट भूमिका ने अपने कार्य के माध्यम से न केवल अपनी प्रतिभा को दिखाया है बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए हैं। भूमिका ने बताया कि उनके पास 6 महिलाओं की एक टीम है जो रेजिन से बने मिनिएचर और अन्य कला उत्पादों का निर्माण करती है। उन्होंने कहा, हमारे सभी उत्पाद हाथों से बनाए जाते हैं और बाजार से नहीं खरीदी गई है। हम छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम बनाते हैं जो आजकल के छोटे घरों के लिए उपयुक्त है। भूमिका का ये प्रयास न केवल कला को बढ़ावा दे रहा है बल्कि देहरादून में रोजगार के भी नए अवसर पैदा कर रहा है। मेरा नाम भूमिका चौरसिया है और मैं देहरादून में मेरी शादी हुई है और मैं बहुत पुरानी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। बबूल पत्ता स्टोर फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ। हाँ जी, ये सब कुछ बहुत नया ही है, यूनिक है। ये रेजिन आर्ट है, मिनिएचर्स हैं जो देहरादून तो नहीं इंडिया में भी यूनिक है। और इसके अलावा मैं मल्टीपल आर्ट्स करती हूँ। मैं खुद एक क्वालिफाइड आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास डिग्रीज हैं और अब मैं अपने हॉबी को मैंने प्रोफेशन में चेंज करा है। मुझे 11 महीने हो गए अपने हॉबी को प्रोफेशन में चेंज करे हुए। मेरे पास 6 वुमेन्स की टीम है। मेरा मोटिव है कि मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं और लोगों को अच्छे काम करना सिखाऊं। हमारे यहाँ आर्ट रिलेटेड काम होता है, मल्टीपल पर्पस है हमारे यहाँ। रेजिन वर्क हो गए, कलरिंग हो गया, मिनिएचर्स वर्क भी हम यहाँ पे करते हैं। और मतलब हम लड़कियों के लिए ना सबसे बड़ी बात है कि ये हम यहाँ पे एक अपने पैशन को फॉलो करने के साथ साथ ना हम रोजगार भी हमें मिला है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सराहने वाली ये बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, देहरादून।
महानिदेशक एस परमीश ने आज भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य महानिदेशक एस परमीश ने कहा, मैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये एक सम्मानजनक जिम्मेदारी है जिसे मैं अपनी पूरी क्षमता से निभाना चाहता हूं। मैं भारतीय तटरक्षक बल के समग्र विकास और प्रगति के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का इरादा रखता हूं। 3 प्रमुख स्तंभ जिनके साथ मैं तटरक्षक बल को सभी मोर्चों पर आगे बढ़ाना चाहता हूं, वो है ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता। समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना और समुद्री पुलिस के साथ घनिष्ठ सहयोग और सहकारिता मेरे लिए अनिवार्य होगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि समुद्री सुरक्षा की सभी संपत्तियों को अच्छी तरह से संबोधित किया जाए। Good morning. I am humbled and honored to take over as the Director General of the Indian Coast Guard. It's an onerous responsibility which I intend to discharge to the best of my abilities. I intend to follow an inclusive approach for the overall growth and progression of the Indian Coast Guard. The 3 key pillars with which I intend to progress the Coast Guard on all fronts are probity, transparency and objectivity, which was enunciated by our Honorable Prime Minister from the ramparts of the Red Fort during the speech last year. On the maritime arena, close collaboration and cooperation with the Indian Navy and the Marine Police will be a sine qua non for me to ensure that all facets of maritime security are well addressed. On the HR front of the Coast Guard, I intend to have transparency so that the rank and file are well assured that the Coast Guard will progress on the right path to success. Thank you. Jai Hind and Vayam Rakshama. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मार्च 2022 से शुरू हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है, जिसमें लगभग 25,972 स्वीकृत आवास में से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा लगभग 11,962 आवास निर्माणाधीन है। वहीं मंत्री ने कहा कि हमारा मकसद है कि हर गरीब को छत मुहैया कराई जाए तथा लाभार्थी को समय से इसका लाभ मिल सके। इसके लिए हमारा विभाग प्रतिबद्ध। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में तेजी आई है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसको शुरू नहीं कर पाए थे। और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति है। हमारे यहाँ जो बीएलसी योजना है जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति में है। ऐसी AHP जिसकी 20 परियोजनाएं हमारे यहाँ इस टाइम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960 इसमें आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 14,248 हमारे निर्माणाधीन है और 1,696 पूरे हो गए। कुल मिला के हमने कहा है कि इनको हम लोग दिसंबर 2024 तक ये जितने काम प्रगति पे हैं या जो काम हमारे यहाँ भी थोड़ा धीरे भी चल रहे हैं उनको हम 2024 दिसंबर तक पूरा करें, क्योंकि हमें जो मकसद है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर गरीब को उसकी छत मिले, तो उसका आखिर लाभ हमारे उस लाभार्थी को मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये काम बहुत लेट हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, लेकिन आज मैं इस बात को लेके संतुष्ट हूँ कि मेरे यहाँ मार्च 2022 के बाद यानी मेरी इस सरकार बनने के बाद में बहुत तेजी आई, काम दिखाई भी दे रहा है। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करेंगे। दूसरा, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जिम्मेवारी शुरू की, यानी कि तीसरी सरकार का जो नेतृत्व आपने प्रारंभ किया,
तो आप जानते हैं उन्होंने फिर घोषणा की थी हम अपने प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 करोड़ मकान बना के लाभार्थियों को देश में 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में देने। तो हमने भी उसके लिए यहाँ कल ही हमने उसके लिए 2.0 यानी कि जो हमारा दूसरी ये परियोजना शुरू होनी है 2024 से लेकर 2029 तक जो कंप्लीट होनी है उसके लिए MOU कर लिया है। और उसके लिए हमारी जो आवास विकास की जो हमारी पॉलिसी आवासीय पॉलिसी वो हमने तैयार कर ली। उसके बाद बातचीत में मैंने कहा था तो बहुत जल्द उसका भी फिर काम शुरू करेंगे। यानी कि हमारा मकसद ये है कि गरीब को उसकी छत मिले, गरीब को भी रहने का फिर जो अधिकार उसका है उसका रहन सहन बढ़े, उसको अच्छी छत मिले। इसके लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है वो हमारे उत्तराखंड की सरकार उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान देहरादून। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।